और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसे हो? काम करो नहीं करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई काम करो। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं भाई, जितने भी अटैकर हो, फाड़ के हाथ पे रख दो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, जितना ज्यादा फाड़ोगे उतनी ज्यादा जिंदगी ऑटोमेटिक देखोगे बेहतर होती चली जा रही है। सिंपल सा गोल है, एक साल में कायनात पलट देनी है अपनी लाइफ की भाई। नक्शे बदल जाने चाहिए, चित्र बदल जाने चाहिए, खूबसूरत स्वर्ग बनाना है अपनी जिंदगी को अपने हाथों से। भाई अग्नि परीक्षा है ये, लग जाओ, फाड़ दो। जितने भी अटैकर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कितना फाड़ रहे हो। करोड़ों एम करने हैं, 10 लाख 20 लाख तक तो पहुंच ही जाओगे। जो जो अभी भी बैठा है सोच रहा है हमसे काम नहीं होता, पूरे दिन मीम देखते रहते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करते रहते हैं, अटैक मोड उठाओ। अपने सपने पूरा करना तुम्हारा धर्म बनता है। नीचे अटैकर्स देखो किस लेवल पे फाड़ ही रहे हैं वो। तुम्हें अटैक मोड के अंदर सारी टेम्पलेट्स मिलती है, काम कैसे करना है, कैसे फाड़ना है, कैसे प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, सब कुछ भरा है उसके अंदर। तुम्हें एक टेम्पलेट उठानी है, परोस देना अपना गोल और फिर बहुत फाड़ना शुरू करना है। आ जाओ, रुको मत, डट जाओ। Coldplay concert is happening in Mumbai. नवी मुंबई DY पाटिल। DY पाटिल। DY पाटिल। So he's asking तुम्हारा कहाँ पे Coldplay कॉन्सर्ट कहाँ हो रहा है? I'm assuming तुम्हारे बच्चे जितने भी मुंबई के यूथ है। DY पाटिल स्टेडियम। नवी मुंबई। नवी मुंबई। And do you know where is Mahakumbh is happening? What? Mahakumbh. I never heard of that before. Never heard? No. Where is Mahakumbh happening? No idea. नवी मुंबई। Navi Mumbai. Start karo! You know what is Mahakumbh? नो We know Coldplay. That's enough. And do you know कितने साल बाद आता है Mahakumbh? नहीं 5 years? 5 years no. 10 years. Nope. 100 years. 100 years 200 Nope. years. 1000 years. Nope. You guys tell them कितने साल बाद आता है. Where is Coldplay concert is happening in Mumbai? First reaction, it feels tragic. It really does feel tragic. एंड इसको ब्रेक डाउन करते हैं, फॉर से भी अगेंस्ट में भी। अगेंस्ट में तुम एक चीज देखोगे, एक सर्टेन लेवल ऑफ डिस्कनेक्ट तो आ चुका है। यहाँ पे हमें दो पर्सपेक्टिव से देखना है, एक है पेरेंटिंग क्या हो रही है बच्चों की, और दूसरा कंजम्पशन। पेरेंटिंग में सबसे ज्यादा सेंटर पॉइंट यही है माता पिता का सिखाने का, बच्चा भैया हमारा वेस्टर्न बने। ये हो चुका है टू अ ग्रेट डिग्री ना। ऑब्वियसली हम हर पेरेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में बहुत ढंग से अभी फॉलो होता है, बट वेस्टर्न बनने के लिए ऑलमोस्ट काफी लोगों को लगता है हमारे पास एक चॉइस है कि हमें अपने कल्चर को निगेट करना पड़ेगा या उससे डिस्टेंस होना पड़ेगा। जो कूल है वो पता नहीं क्यों इंडियन नहीं होना चाहेगा, वो इंडियन चीजों से कहेगा कि ये खराब है, बेकार है, अरे मैं तो हो ही नहीं, मुझे एसोसिएट मत करो। वो एसोसिएट ही नहीं होना चाहेगा, क्योंकि अपने आप को एसोसिएट करेगा वो एलए की रियलिटी से। ये अमेरिकन रियलिटी भी नहीं है, क्योंकि आई थिंक अमेरिका में 74% है जो लोग रिलीजियस हैं या भगवान पर विश्वास रखते हैं एटलीस्ट। तो ये अमेरिकन रियलिटी भी नहीं है। आप बात कर रहे हो पॉकेट्स ऑफ एलए, हॉलीवुड में आपको दिखाया गया है होना क्या चाहिए, वेस्ट कैसा है, जिसका वेस्ट में एक्चुअल में रिश्ता नाता कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को आई थिंक वेस्टर्न बनाने के लिए, एजुकेटेड बनाने के लिए, एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को आपने अपने कल्चर से सॉर्ट ऑफ कहा कि हम इसकी बजाय हम आपको ये सिखाना चाहेंगे। व्हाट दे कुड हैव डन इज एक इंटीग्रेटिव अप्रोच रखते हैं कि हमारा कल्चर ये है और बाहर की चीजें भी ये हैं, हर चीज से कूल चीज सीखो। दूसरी तरफ आता है भाई कंजम्पशन। इंटरनेट पे कूल इज इक्वल टू वेस्टर्न, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई आपको सोचना नहीं है। किसी भी इंसान से कहोगे भाई कूल बन, यो व्हाट्स अप, ये कूल है। वो अपने में क्या है वो अलग चीज है, लेकिन किसी भी एंगल से इंडियन तो नहीं है ये, पहली चीज। दूसरा, कूलनेस क्यों बहुत लेवल पे प्रभावशाली होता है यंग लोगों के साथ, इसलिए बिकॉज लार्जली वो हीडोनिस्टिक होता है, यानी हम मजे प्लेजर की बात कर रहे हैं। एक 15 साल के बच्चे को, एक 13 साल के बच्चे की सबसे बड़ी नीड होती है कि भाई वो जब भी किसी ग्रुप में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी जाए तो वो रिजेक्ट ना हो। मैं एक्सेप्टेंस चाहता हूं अपने पीयर्स के साथ। तो जो शुरुआती जो है एक्सेप्टेंस का जो रियलिटी शो चल रहा है वो है 15, 17, 16 साल के बच्चों से डिसाइड किया हुआ। यानी कि अगर आपके कल्चर में एम्बेडेड नहीं है कि आप जो हो वो होने में कूल है, तो आप वो बनना चाहोगे जो भी आपको लग रहा है परसेप्चुअली कूल होगा, क्योंकि वो एक चैनल है, वो एक मीन्स है जिससे मैं एक्सेप्टेंस पा पाऊंगा, मेरे अंदर थोड़ा स्टेटस आ पाएगा। कोई भी रिजेक्शन नहीं चाहता सोशल, तो सोशल रिजेक्शन का सारा खेल है जहां पे हम कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट। क्या चीज होगी, क्या बनना है मुझे। हर बच्चा 13 साल का, 12 साल का ये देख रहा होता है भाई मैं स्क्रॉल करके इंटरनेट में क्या बनना पड़ेगा जिससे मैं कूल हूं। तो तुम एक चीज देखोगे ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम में जितने भी जेनजी क्रिएटर्स होंगे वो ऑलमोस्ट इंग्लिश जो बोल रहे हैं, वो जो जेनजी स्लैंग होगा वो अमेरिकन स्लैंग है। उनके पास कुछ भी ओरिजिनल खुद का नहीं है, क्योंकि तुम भारतीय, तुम अमेरिकन नहीं हो, ये चीज वो समझ नहीं पाते। लेकिन वो मर जाएंगे अमेरिकन की तरह बात करने में, अमेरिकन की तरह बोलने में, उनके स्लैंग्स यूज करने में, और सोचेंगे हम बहुत कूल हो गए। तो हम उनके कल्चर को डायरेक्ट कॉपी करते हैं, और सबसे मूर्खता वाले कल्चर को, क्योंकि ये कल्चर जो मोमेंट से डिसाइड कौन कर रहा है, 15, 16, 17 साल के बच्चे, 18, 19, 20, दैट्स इट। तो बच्चे जो डेमोक्रेटिकली सबसे कूल चीज जो जिसको वोट करेंगे वो बहुत शॉर्ट टर्म होगी, वो कोई लॉन्ग टर्म नहीं होने वाली। इसलिए उसमें समझदारी नहीं होगी, डेप्थ नहीं होगा, स्टडिंग नहीं होगी, विजडम नहीं होगा, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, सारी शॉर्ट टर्म चीजें जिससे मैं मोमेंट में, इसी मोमेंट में कूल लग पाऊं, मुझसे तुरंत कोई इंप्रेस हो पाए। तो पहली चीज ये है कि पार्टली पेरेंटिंग, मुझे लगता है काफी हद तक काफी माँ बाप बच्चों को बढ़ावा देने के लिए कि आप वेस्टर्न बने, अंग्रेजी ज्यादा सीखें, अंग्रेजी के चक्कर में
हम उनको अपने कल्चर से शायद थोड़ा सा दूर ले गए। और दूसरा जो आता है कि भाई मुझे पीयर से एक्सेप्टेंस जो चाहिए, इसलिए मैं पीयर्स से सीखूंगा अपने बच्चे जिससे अपना बिहेवियर शेप करते हैं। और वो क्या है, वो आपको लार्जली वेस्टर्न मिलेगा। मैं जिस भी ग्रुप में एंटर करना चाहता हूं वहां के अगर 80% 70% लोग टेलर स्विफ्ट को कूल मान रहे हैं, मॉमी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, अगर मैं लड़की हूं, चाहे मेरे को उसके गाने पसंद भी ना हो, मैं कहूंगी हाँ मैं भी टेलर स्विफ्ट की फैन हूं, मैं रट लूंगी जानबूझ के गाने वो सारे। सेम चीज लड़कों में भी एग्जिस्ट करेगी। लड़कों में हो सकता है भाई अग्रेसिव बिहेवियर हो, यानी कि भाई आपको डार्क से डार्क बात बोलनी है और आपको दिखाना है भाई मैं तो कुछ भी बोल देता हूं, मैं तो कुछ भी करता हूं, मुझे कुछ शर्म नहीं आती। तो हम कह रहे हैं ये कूल बिहेवियर हो गया लड़कों में। तो अब चाहे मुझे अंदर से कितनी आपत्ति हो उस चीज से, मैं लेकिन उस मोमेंट में ये नहीं कह सकता भाई तू अनकूल है, भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा, भाई ये मुझे इस बात से परेशानी है। तो हम बैड बिहेवियर्स कह लो, स्टूपिड बिहेवियर्स ले लो, हमें पसंद भी नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि भाई हम दिखना नहीं चाहते कि हमारा मन नहीं है, वरना हमें अलग कर दिया जाएगा। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, महाकुंभ के बारे में ना पता होना, इवन तो इंटरनेट पे हर जगह है, न्यूज में हर जगह है। इट्स सरप्राइजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई अंडरस्टैंड आजकल के लोग सिर्फ रील्स स्क्रॉल करते हैं, उनके अपने खुद की एल्गोरिथम ऐसी है जहां पे वो चीज आ ही नहीं रही, तो कंप्लीटली कट आउट है उससे। इट्स वेरी लाइकली, आई डोंट थिंक इसका कोई डिफेंस है कि किसी को महाकुंभ के बारे में पता क्यों नहीं होगा। हाउएवर कोल्डप्ले के बारे में कैसे पता है सबको, कोल्डप्ले का सीन हो सकता है मे बी आप इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग इतनी कसके हो रही है, मे बी हर जगह पे बैनर लगे हुए हैं, रोड साइड बैनर लगा देते हैं, तो तुम्हारे खोपड़ी में सामने बार बार वो चीज दिख रही होती है कि कहां पे टिकट खरीदो, टिकट खरीदो, टिकट खरीदो, कहां पे होने वाला है, कहां पे होने वाला है। दैट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। एंड कभी कभी कॉमन नॉलेज भी होती है कि आपको पता कि भाई बड़े बैंड्स कहां प्ले करते हैं। इट कुड वेरी लाइकली बी कि आपका एक्चुअली कोई इंटरेस्ट नहीं है कोल्डप्ले में, बट यू जस्ट हैव दैट नॉलेज, दैट कुड ऑल्सो बी ट्रू। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई यहाँ पे रील्स, मैं नहीं जानता ना तुम जानते हो कि यहाँ पर जो भी डेटा दिखाया गया है इसमें से कितना ज्यादा डेटा एक्चुअल में सिलेक्शन बायस है, कि भाई आपके सामने वही लोग रखे गए हैं जिन्हें नहीं पता, मे भी काफी लोगों को पता भी था दोनों चीजों के बारे में, एंड वो चीज रील में बनती ही नहीं, क्योंकि एक दिन में 1.5 लाख ऑलमोस्ट लाइक्स हो चुके हैं इसमें, तो ये तगड़े लेवल पे वायरल जा रही है। अगर मैं जेन्युइन सर्वे कर रहा हूं जहां पे मैं 1000 रैंडम लोगों को मैं पूछने वाला हूं या 100 लोगों को रैंडमली पूछने वाला हूं, और उसमें अगर एक्चुअल में 50 लोग आंसर कर भी दे रहे हैं कि महाकुंभ ये होता है, कोल्डप्ले ये होता है, तो वो रील ही नहीं रही ना, उसको अपलोड करने का पॉइंट ही नहीं बनता। तो हम हो सकता है उसमें सिलेक्शन बायस ले आए कि हम भाई वो डेटा दिखाएं नहीं तुम्हें। रैंडम सैंपल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिसर्च एनी डे इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स नोन टू ह्यूमंस। सबसे सिंपल पहले तुम्हारा सैंपल साइज क्या है, सैंपल साइज की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी चेक होते हैं, उसकी इकोलॉजिकल वैलिडिटी चेक होती है कि कितना जनरलाइजेबल है ये डेटा। तो वो उसमें इतने सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं जिससे हो जाए कि हाँ भाई ये सैंपल साइज, सैंपल पॉपुलेशन, हेटेरोजेनिटी कितनी है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक जगह के एक छोटी सी ज्योग्राफिकल लोकेशन के मैं लोगों से बात कर रहा हूं, तो हो सकता है प्रॉब्लम ये भी है कि सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन में लोगों को नहीं पता। अगर कोई यहाँ पे इसी एज के लोगों से मे बी भाई दूसरे कहीं स्टेट में बात कर रहा हो, मे बी वहां के लोगों को सबको पता है। इन दैट केस इट बिकम्स एन इकोलॉजिकल इशू कि हम बात कर रहे हैं मे बी इस स्टेट के, इस शहर के, इधर के लोगों को नहीं पता। मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे होता है। इसलिए आपको रैंडम से रैंडम सैंपल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप कह पाओ कि ये एक्चुअल में इंडिया की जनरल पॉपुलेशन को जनरलाइज कर सकते हैं। और इसीलिए मेरा आप लोगों से वो है, जितने लोग भी हैं जो टाइटल लेके सठिया जाते हैं, इसलिए वीडियो देख लो। वीडियो देखना इंपॉर्टेंट होता है, असली कंटेंट वीडियो में है। बाकी मेरी आप सबसे विनती है कि जिंदगी में एक आइडेंटिटी के इंसान मत बनो, तुम्हारी आइडेंटिटी होनी चाहिए। और ये हिंदू पर्सपेक्टिव से मैं बात बता रहा हूं, नो आइडेंटिटी। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मुझे दूसरी चीजों के बारे में पता ही नहीं है, यानी कि तुम्हारे को वेस्टर्न में भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उनके थिंकर्स ने क्या कहा है, वो किस किस तरह की सोच रखते हैं, उन्होंने कैसे चीजें बिल्ड करी हैं, काफी वैल्यू उधर भी है। इंसान ही है वो भी, हम भी इंसान हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अपने बारे में भी लेकिन सीखो जितना सीख सकते हो, जानो अपने बारे में जितना जान सकते हो, ताकि तुम क्या हो उससे पहचान तो हो। जब कल अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होगे या तुम्हें कल कोई मिस रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो तुम करेक्ट कर सकते हो, खड़े हो सकते हो। जो लोग सिंपल वेस्टर्न धारणा में जी रहे हैं, उनको कल कोई अगर पूछे तुम्हारे बारे में, तो तुम लट्टू हो, क्वेश्चन मार्क है। कल कोई तुम्हें अटैक करे, क्वेश्चन करे, तुम्हारे कल्चर को मिसरिप्रेजेंट करे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए तुम्हारे बारे में, तुम्हारे सामने तुम्हारे कल्चर के बारे में कोई ऐसी बात करे जो तुम्हें पता ही नहीं, गलत है, अनफाउंडेड है, जिसको तुम ऐसे करेक्ट कर सकते हो, तो ये भी प्रॉब्लम होती है ना। उस टाइम तुम ऐसे बस ऐसे होगे, और तुम उस टाइम कहो ना कहो, जीवन में तुम ये नहीं झुठला सकते कि जो तुम हो, जो तुम जहां से आए हो, मैं वो नहीं हूं। लोगों के अंदर ये होता है ना कि अरे मैं थोड़ी इंडियन हूं, मेरी भाषा सुनो ना, आप अपनी शक्ल देख भाई, तू भारतीय भाई, किससे भाग रहा है? तो जान ले अपने आप को, पहचान ले अपने आप को। नॉलेज इज पावर। मैं ही नहीं कह रहा कि उस आइडेंटिटी को प्राइड में कन्वर्ट करो, लेकिन घड़ा तुम्हारा भरा होना चाहिए जिसमें तुम्हें पता है मैं जहां से आता हूं उसका मतलब क्या है, उस होने का मतलब क्या है, मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बाकी मैं कौन हूं, मोमेंट टू मोमेंट, नीड बाय नीड मैं परिवर्तित हो सकता हूं। मेरी आइडेंटिटी का कोई वो नहीं है,
लेकिन मेरी जेनेटिक आइडेंटिटी का, मेरी हेरिटेज जहां से आती है, वो तो मुझसे तो कोई नहीं छीन सकता ना। मैं हमेशा जीवन में चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं चाहे मार्स में सेटल हो जाऊं, मैं रहूंगा भारतीय। डीएनए में है मेरे भाई वो। ये रेशियल आइडेंटिटी है, सिर्फ नेशनल आइडेंटिटी नहीं है, ये रेशियल आइडेंटिटी भी है। एथनिसिटी कहते हैं इसको।